हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस में हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और अब हम प्यारे बच्चों पूरे यूट्यूब पे सबसे यूनिक इसका जी हाँ इसका पूरा नोट्स पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पे। जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए एसकेएम स्टडी। लगभग उस पर 26,000 से ज़्यादा बच्चे फ्री में नोट्स डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी करिए। इसका पूरा पीडीएफ फ्री में रहेगा, बहुत ही बेहतरीन आपको लगेगा, कलरफुल। जाइए वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर आप यूपी बोर्ड 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप चैनल एसकेएम स्टडी को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों की बताइए कि एसकेएम स्टडी एक यूट्यूब चैनल है जिस पर बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। और हाँ, हमारा आप नोट्स बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए पेड है, आप एप्लीकेशन कीजिए, वहाँ पे 95+ का बैच है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 12वीं जीव विज्ञान का जो पेपर है इसमें मैंने आपको क्या क्या कवर किया है। इसमें आपको मैंने बहुविकल्पी प्रश्न भी बताया हूँ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी मैंने बताया है, लघु उत्तरीय प्रश्न भी बताया है, और साथ ही साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी मैंने बताया। यानी कि इन चारों टाइप के प्रश्नों को मैंने कवर किया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको पता होगा दो टाइप के आते हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड। यह दो टाइप का आपका प्रश्न आएगा, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में। और आज का जो वीडियो लाइक टारगेट है वो आपका 5,000 वीडियो लाइक टारगेट है। कितना? 5,000। अब कहेंगे सर आप 5,000 वीडियो लाइक टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके लिए कलरफुल अच्छे से टाइप करके प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हम यहाँ पे लेके बता रहे हैं, तो इसमें मेहनत लगती है आपको पीडीएफ देने के लिए, इसलिए लाइक तो बनता है ना। बोले लाइक बनता है कि नहीं? कमेंट कीजिए कि सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अब आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आप यहाँ पर देखिए बहुविकल्पी हो गया, यहाँ पे देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, फिर आपका है यहाँ पे देखेंगे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। यानी कि सभी टाइप के प्रश्नों को मैंने कवर किया है A to Z, एक भी छूटने वाला नहीं है। 70 में 70 दिलाने की मेरी गारंटी है। सब सेट वाइज प्रश्न रहेंगे और इसका मैं एक प्लेलिस्ट बनवा दूंगा, जाके सारे प्लेलिस्ट से आप इसको कवर करके ही जाना है आप बोर्ड परीक्षा देने के लिए, ठीक ना। आप जितने भी कमजोर बच्चे हैं, क्योंकि आपका कमेंट था कि सर अभी तक तो मैंने कुछ पढ़ाई ही नहीं की है, तो हम आखिरकार कैसे करें परीक्षा की तैयारी। तो बिल्कुल आपके लिए सबसे बेहतरीन प्यारे बच्चों एसकेएम स्टडी प्लेटफॉर्म है आपके लिए ही। एक हम जल्द ही आपके सामने लेके आ रहे हैं वेबसाइट, वहां पर भी आप डाउनलोड कर पाएंगे फ्री में डाउनलोड और बिना किसी परेशानी की, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे है प्यारे बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न सबसे पहले कवर करते हैं। मैंने यहाँ पे 5 बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि 5 अंकों वाला लिया है टोटल। तो यहाँ पे है सबसे पहला प्रश्न है, निभाग पाया जाता है। जो निभाग होता है यह कहाँ पाया जाता है? और यह आप देख सकेंगे तो सन 2017 पेपर में बना हुआ था। बीजांड में पाया जाता है, या पराग कण में पाया जाता है, या भ्रूणपोष में पाया जाता है, या ये सभी। तो जो निभाग पाया जाता है यह हमेशा और हमेशा बीजांड में पाया जाता है। निभाग कहाँ पे पाया जाता है? तो याद रखिएगा, निभाग जो पाया जाता है बीजांड में पाया जाता है। राइट आंसर आप लोग को क्या लगाना है? राइट आंसर आपको निकल लगाना है यहाँ पे आपका पहला वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। निभाग कहाँ पाया जाता है? बीजांड में पाया जाता है। आपको फिर से बता दें इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ फ्री में नोट्स आप एसकेएम स्टडी टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर पाएंगे। जाके ज्वाइन कीजिए एसकेएम स्टडी टेलीग्राम को। प्रश्न नंबर सेकंड है यहाँ पे क्या है? निम्न में से कौन सा नर सहायक ग्रंथि नहीं है? नर सहायक ग्रंथि एक होती है मादा सहायक ग्रंथि। एक क्या होती है? मादा सहायक ग्रंथि। और दूसरी क्या होती है? नर सहायक ग्रंथि। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? नर सहायक ग्रंथि की। तो कौन नर सहायक ग्रंथि नहीं है? शुक्राशय, प्रोस्टेट या तुम्बिका। तो आपको पता होना चाहिए शुक्राशय और प्रोस्टेट जो है यह दोनों दोनों नर सहायक ग्रंथि हैं, लेकिन जो तुम्बिका होती है यह किसमें पाई जाती है? यह मादा सहायक ग्रंथि होती है। तो शुक्राशय और जो प्रोस्टेट होता है यह क्या होता है? नर सहायक ग्रंथि होती है, लेकिन जो तुम्बिका होती है मादा सहायक ग्रंथि होती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो तुम्बिका होती है यह नर सहायक ग्रंथि नहीं है। तो आपको क्या बताना होगा? सीधा बता देना है कि जो हमारी तुम्बिका होती है यह नर सहायक ग्रंथि नहीं है। क्लियर है? अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। देखिए जो लव देते हैं आपको पता होगा, एक दिल वाला आपको चिन्ह मैं देता हूं, उसका मतलब यह है कि मैं आपको कमेंट को पढ़ता हूं,
क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ। भले ही रिप्लाई नहीं दे पाता से बच्चे के, लेकिन जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं सभी का मैं कमेंट पढ़ता हूँ। और आप लोग बिल्कुल कमेंट करेंगे और ज़रूर से ज़रूर आप एसकेएम स्टडी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अब फुल पेपर की तैयारी आपका एसकेएम स्टडी कराएगा। क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा है, बहुत ही कम समय बचा है, और इन कम समय में आपको बेहतर नंबर लेके आना पड़ेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्न में से कौन सा पुरुष से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष संबंधित होता है? वैक्सेक्टॉमी, गोलिया, ट्यूबेक्टॉमी या इनमें से कोई नहीं? तो निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष से संबंधित होता है? तो जो पुरुषों से संबंधित होता है वह होता है आपका वैक्सेक्टॉमी। वैक्सेक्टॉमी क्या होता है? यह प्यारे लाडलो पुरुषों से संबंधित होता है। गोलिया और ट्यूबेक्टॉमी यह किससे संबंधित होती है? यह मादा से संबंधित होती है। अब एक बात याद रखना, जो ये वैक्सेक्टॉमी है और ट्यूबेक्टॉमी ये क्या है? जो प्यारे बच्चों यह ऑपरेशन किया जाता है जब बांझ बनाया जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो नर जनन तंत्र होते हैं उनका ऑपरेशन कर दिया जाता है ताकि वो बच्चे पैदा न कर पाए। क्लियर सी चीजें हैं, बस ये चीजें आप याद रखना। तो जो वैक्सेक्टॉमी होता है यह किससे संबंधित होता है? आपका पुरुषों से संबंधित होता है, यानी कि पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। ट्यूबेक्टॉमी और गोलिया मादा से संबंधित होता है। क्लियर है? अगला प्रश्न यहाँ पे चौथा प्रश्न है, क्या है? मानव में एबीओ रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव है? कितने जीनोटाइप संभव है? 2, 4, 6 या फिर 8? तो एबीओ रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव है? तो आपके कुल 6 जीनोटाइप संभव है। मानव में एबीओ रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव है? कुल आपके 6 जीनोटाइप संभव है। तो आपको सीधा बता देना है, मानव में एबीओ रुधिर वर्गों के कुल कितने जीनोटाइप संभव है? कुल आपके 6 जीनोटाइप संभव है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो तीसरा है, थर्ड वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे, एबीओ अगर आ गया तो एबीओ यानी कि आप 2 2 लेके चलिए, 2 2 2 यानी टोटल कितना हो गया? 3 2 = 6। तो एबीओ रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव है? कुल आपके 6 जीनोटाइप संभव है। पांचवा प्रश्न है यहाँ पे, शर्करा से एल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक है। जो शर्करा से एल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक कौन सा होता है? ईस्ट, पेनिसिलिनियम, राइजोपस या म्यूकर? तो शर्करा से एल्कोहल का उत्पादन करने वाला जो कवक होता है वह आपका होता है, क्या होता है? यहाँ पे ईस्ट होता है। क्या होता है? ईस्ट। ठीक ना? शर्करा से एल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक क्या होता है? ईस्ट होता है। मैंने यहाँ पे आंसर नहीं लिखा, लेकिन आप राइट आंसर लिख लीजिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपका पहला। क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। जो ईस्ट होता है यह शर्करा से एल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक माना जाता है। यहाँ तक आपको समझाने हैं? तो ये आपके पूरे पूरे बहुविकल्पी प्रश्न है। अगर यहाँ तक आ गया तो चलिए हम लोग अब देखते हैं बहुविकल्पी के बाद क्या देखेंगे? अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न। जी हाँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछ ले जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो जो आपकी हम 70 में 70 की तैयारी करवा रहे हैं, इसको आप ऐसे ही बेहतरीन आप लोग को करना है। कोई दिक्कत आ रही है, कहीं से भी परेशानी है, तो बिल्कुल आपको कमेंट करना है और आप डिमांड कीजिए उस चीज की, और उसको हम बिल्कुल आप तक प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न तैयार करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है। प्रश्न क्या है? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अब देखिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न बनता है कि पेनिसिलिन की खोज किस सन में हुई थी। तो मैं जो यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न लेके आया हूँ, वो जो बार बार आपकी आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, उसको लिए, साथ ही साथ इसको आप रिलेट करिएगा आपके बहुविकल्पी से। ठीक है ना? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी और यह किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? जो पेनिसिलिन की खोज है किसने की थी और यह किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? तो पेनिसिलिन की खोज 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर व फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। पेनिसिलिन की खोज कब हुई थी? सन 1929 ईस्वी में हुआ था। किसने खोज किया था?
अलेक्जेंडर व फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज किए थे। पेनिसिलिन जो होता है नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। पेनिसिलिन की खोज 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर व फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह नोटेटम नामक कवक से क्या होता है, प्राप्त होता है। क्लियर है। अगला पे है प्रश्न दूसरा, कौन सा जंतु भारत में अधिक शिकार होने के कारण विलुप्त होता जा रहा है? ऐसा कौन सा जंतु है जो भारत में क्या हो जा रहा है, अधिक शिकार होने के कारण, यानी कि उसका बहुत ही ज्यादा शिकार हो रहा है, उसके कारण होता जा रहा है विलुप्त। कौन सा जंतु है? तो वह है प्यारे बच्चों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और एक सींग वाला गैंडा। एक सींग वाला गैंडा और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अत्यधिक शिकार के कारण विलुप्त होता जा रहा है। तो अगर प्रश्न बना कौन सा जंतु भारत में अधिक शिकार होने के कारण विलुप्त होता जा रहा है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और एक सींग वाला गैंडा अधिक शिकार के कारण क्या होता जा रहा है, विलुप्त होता जा रहा है। क्लियर है। प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ पे क्या है, परागण क्या होता है? जो परागण है यह क्या होता है? तो पराग कणों का परागकोश से निकलकर उसी प्रजाति की पुष्पों के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण को ही परागण कहते हैं। तो परागण क्या होता है? तो जो परागण होता है वह आपका होता है पराग कणों का परागकोश से निकलकर उसी प्रजाति की पुष्पों के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण को या फिर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। जो परागण होता है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? पहला होता है आपका स्वपरागण, दूसरा होता है पर परागण। तो परागण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, स्वपरागण और पर परागण। क्लियर है। प्रश्न नंबर 4 है, जलीय परागण करने वाले पौधे का नाम लिखो। यानी कि जो जलीय परागण करने वाले पौधे होते हैं उनके कौन कौन से नाम होते हैं? तो निम्नलिखित पौधों में जलीय परागण होता है। किसमें? हाइड्रेला, वैलिसनेरिया और जोस्टीरा। अब आपके यहीं से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या बनेगा? जलीय परागण होता है हाइड्रेला, आम, मधुमक्खी, या फिर ऐसे ऐसे कुछ करके आपके दे देंगे 4 ऑप्शन। तो आपको सीधा बता देना है कि हाइड्रेला, वैलिसनेरिया, जोस्टीरा इत्यादि में जलीय परागण होता है। क्या होता है? जलीय परागण होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, बहुभ्रूणता क्या होता है? जो बहुभ्रूणता होता है वो क्या होता है? उत्तर क्या लिखेंगे? किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का विकास होने की प्रक्रिया को ही हम बहुभ्रूणता कहते हैं। किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का विकास होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। कभी कभी तो बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश होने पर भी बहुभ्रूणता का विकास होता है। यानी कि जब बीजांड में एक से अधिक भ्रूण हो जाएंगे तो कोश में होने पर जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता। क्लियर है। तो ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब हम बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की, और जो कि काफी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है? वो यह है, जलमल किसे कहते हैं? जलमल किसे कहते हैं और इसके उपचार में प्रयुक्त लघु इकाइयों के नाम लिखो। यानी जो जलमल होता है क्या होता है और इसके उपचार में कौन कौन से लघु इकाइयां प्रयुक्त की जाती हैं। तो यहाँ पे उत्तर में क्या लिखेंगे? जल में अनेक प्रकार के व्यर्थ अपशिष्ट पदार्थ जैसे मल मूत्र इत्यादि के मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है। जल में अनेक प्रकार के व्यर्थ अपशिष्ट पदार्थ जैसे मल और मूत्र, मल का मतलब ये होता है जैसे आलू का छिलका हो गया, केले का छिलका हो गया, इत्यादि प्रकार के जो कूड़ा होते हैं आप लोग ले जाके फेंक देते हैं और क्या होने लगता है?
सड़ने लगता है। क्या होने लगता है? सड़ने लगता है। किस में सड़ने लगता है? जल में। तो जल क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है, जिसे वाहित मल कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? वाहित मल कहते हैं। वाहित मल के उपचार में सेप्टिक टैंक व ऑक्सीकरण तालाब इत्यादि लघु इकाइयां बनाई जाती हैं। और वाहित मल के उपचार में सेप्टिक टैंक बनाया जाता है। सेप्टिक टैंक आप देखे भी होंगे, आपके घर पे भी होता है। और साथ ही साथ ऑक्सीकरण तालाब इत्यादि लघु इकाइयां बनाई जाती है। लघु इकाइयां का मतलब होती है छोटी इकाइयां, जो कि हमारे वाहित मल उपचार को क्या कर सके? क्या कर सके? उसको वहां पर नष्ट कर सके और दूषित ना होने पाए हमारा पर्यावरण। बस इतना ही होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, प्रश्न दूसरा है, इंटरफेरॉन क्या है तथा इसके कार्य को लिखो। यानी जो इंटरफेरॉन होता है वह क्या होता है और इसके प्रमुख कौन कौन से कार्य होते हैं। तो इंटरफेरॉन विषाणु प्रोटीन के अणु होते हैं। जो इंटरफेरॉन होते हैं क्या होते हैं? विषाणु प्रोटीन के अणु होते हैं। जब कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित हो जाती है तो इसी प्रकार के प्रोटीन को मुक्त करती हैं। जब कोशिकाएं विषाणु से क्या हो जाती हैं? संक्रमित हो जाती हैं, तो किस प्रकार का प्रोटीन मुक्त करती हैं? इंटरफेरॉन नामक विषाणु प्रोटीन का क्या करती हैं? मुक्त करती हैं, जो विषाणु के संक्रमण से बचाती हैं। और यह प्रोटीन स्वस्थ और संक्रमित कोशिकाओं को विषाणु के संक्रमण से बचाती हैं। प्रियांश एक प्रकार का संक्रमित प्रोटीन है जिस पर उच्च ताप और विकिरण का प्रभाव नहीं पड़ता तथा यह रोग उत्पन्न करते हैं। अब यहां से एक ऑब्जेक्टिव आपका तैयार हो गया कि जो प्रियांश होता है किस प्रकार का प्रोटीन है। तो प्रियांश एक संक्रमित प्रोटीन है, संक्रमित प्रकार का प्रोटीन है। अब आ जाएगा प्रियांश पर उच्च ताप दाब का प्रभाव पड़ता है कि नहीं। चार ऑप्शन रहेंगे। तो जी हाँ, इस पर ताप दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। और प्रियांश जो संक्रमित प्रोटीन है यह रोग उत्पन्न करता है नहीं। जी हाँ, बिल्कुल यह रोग उत्पन्न करता है। ऐसे ही आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न है, प्यूरिन तथा पिरिमिडीन क्षारकों में अंतर लिखो। यहाँ पे क्या है? प्यूरिन तथा पिरिमिडीन क्षारकों में अंतर लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग उठाएंगे प्यूरिन के बारे में। तो यह कार्बन तथा नाइट्रोजन से बने चक्र होते हैं। जो प्यूरिन होता है क्या होता है? कार्बन तथा नाइट्रोजन से बना चक्र होता है। दूसरा पॉइंट, एडिनिन तथा ग्वानिन प्रमुख प्यूरिन है। जो एडिनिन और ग्वानिन होते हैं यह हमारे क्या होते हैं? प्यूरिन होते हैं। और इसमें 5 सदस्यीय वलय के 7वें तथा 9वें स्थानों पर कार्बन की जगह नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। कहाँ पे? प्यूरिन में। और पिरिमिडीन में देखें तो यह कार्बन तथा नाइट्रोजन से बने एक चक्र होते हैं। जो पिरिमिडीन होते क्या होते हैं? कार्बन तथा नाइट्रोजन से बने एक चक्र होते हैं। और प्यूरिन जो होता है यह आपके क्या होते हैं? 2 चक्र होती हैं। अगला, थायमीन, यूरेसिल और साइटोसिन पिरिमिडीन प्यूरिन है। ठीक है ना? यह क्या होता है? पिरिमिडीन है, प्यूरिन नहीं, यहाँ पे पिरिमिडीन है। थायमीन, यूरेसिल और साइटोसिन क्या है? पिरिमिडीन है। इसमें 6 सदस्यीय वलय के 1 तथा 3 स्थानों पर कार्बन की जगह नाइट्रोजन परमाणु क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न चौथा है, जिन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप से आप क्या समझते हैं। जो जिन प्रारूप क्या होता है और आपको बताना है कि लक्षण प्रारूप क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे जिन प्रारूप। जिन संरचना के आधार पर अनुपात को जिन अनुपात कहते हैं। यह जीव के अनुवांशिक संगठन को व्यक्त करता है। जिन संरचना के आधार पर अनुपात को क्या कहते हैं? जिन प्रारूप कहते हैं या जिन प्रारूप अनुपात कहते हैं। यह जीव के अनुवांशिक संगठन को क्या करता है? व्यक्त करता है। और जो लक्षण प्रारूप होता है यह क्या है? यह किसी भी जीव का बाहरी लक्षणों जैसे रंग, रूप, आकार, आकृति तथा उसके स्वभाव को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, परिवार नियोजन पर टिप्पणी कीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में इससे बाहर आपका कुछ आने वाला नहीं है, तैयार कर लीजिए। शुक्राणुओं और अंडाणुओं के मिलने में बाधा उत्पन्न करने तथा निषेचन क्रिया को नहीं होने देने को ही गर्भ निरोधन कहते हैं। जो शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे
तो जाहिर सी बात है नया बच्चा बनेगा ही, जनन क्रिया होगी, वहाँ पे निषेचन क्रिया होगी, तो उसके बाधा उत्पन्न करने और निषेचन क्रिया नहीं होने देने को ही गर्भ निरोधन कहते हैं। गर्भ निरोधन के लिए विभिन्न प्रकार की युक्तियों का उपयोग किया जाता है, जिसे गर्भ निरोधक कहते हैं। तो गर्भ निरोधन के लिए जो युक्तियां प्रयोग की जाती हैं उसको क्या कहते हैं? गर्भ निरोधक कहते हैं, जैसे कि आपका कंडोम और गोलियां। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और यह सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही लंबा प्रश्न है, लेकिन मैंने इसको अच्छे से समझाया है। बस आप इतना लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा, पूरा पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। इसका PDF जाके टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न है, संक्रामक तथा असंक्रामक रोग क्या है? प्रत्येक के उदाहरण देकर इनके कारक लक्षण तथा रोकथाम की विधि लिखो। तो संक्रामक तथा असंक्रामक रोग क्या होते हैं, परिभाषा लिखना है। अब प्रत्येक के उदाहरण देंगे और कारण, कारक, लक्षण और रोकथाम लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं संक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या होता है? वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित हो जाते हैं उसे संक्रामक रोग कहते हैं। और संक्रामक रोग दो प्रकार के होते हैं। तो जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, आपके घर में किसी व्यक्ति को हुआ है तो आपको भी हो जाए, जैसे जुखाम, खुजली आप देखे होंगे, दाद, तो ये सब क्या है? संचारित रोग है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। संक्रामक रोग जीवाणु, विषाणु, कवक के द्वारा फैलते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न बन जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी चीजें हैं क्लियर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं, कमेंट कीजिए। इसके उदाहरण जैसे हैजा, टाइफाइड, पोलियो, खसरा इत्यादि जो होते हैं संक्रामक रोग के क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं। अब इसमें एक हम लोग रोग देख लेते हैं, हैजा। यह क्या एक संक्रामक रोग है? हम लोग एक पे अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे, किसी एक पे आप दे देंगे तो नंबर मिल जाएगा। यह रोग विब्रियो कॉलेरी के द्वारा फैलता है। हैजा मधुमक्खियों द्वारा, संक्रमित जल तथा संक्रमित भोजन के द्वारा फैलता है। यह विब्रियो कॉलेरी के द्वारा फैलता है। कौन फैलता है? संक्रामक रोग। और हैजा मधुमक्खियों के द्वारा फैलता है, संक्रमित जल तथा संक्रमित भोजन के द्वारा हमारा हैजा फैलता है। हैजा के लक्षण क्या क्या होते हैं? शरीर में जल की कमी, शरीर में भार की कमी, रोगी को दस्त, उल्टी तथा ऐंठन होने लगना जो होता है हैजा के प्रमुख लक्षण होते हैं। हैजा के बचाव के उपाय क्या क्या होते हैं? पानी को उबाल कर पीना चाहिए, हैजे का टीके लगवाना चाहिए और बासी व खुले भोजन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। हैजा का उपचार क्या है? रोगी को जल तथा ORS का घोल पिलाना चाहिए। यह हैजे का क्या होता है? उपचार होते हैं। अब एक और बचा था असंक्रामक रोग, तो इसको देख लेते हैं। असंक्रामक रोग क्या होते हैं? इस रोग का संचरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता, बल्कि यह रोग पोषक पदार्थों की कमी तथा शरीर में उपापचय त्रुटियों के कारण होता है। असंक्रामक रोग के उदाहरण जैसे मधुमेह, हृदयघात, गठिया, कैंसर इत्यादि जो होते हैं यह असंक्रामक रोग के क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं। असंक्रामक रोग वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, बल्कि यह रोग आपके अंदर पोषक पदार्थों की कमी, शरीर में उपापचय की जो त्रुटियां होती इत्यादि कारणों से हमारा फैलता है, जैसे मधुमेह, हृदयघात यानी कि आपका कह सकते हैं हार्ट अटैक, गठिया रोग पैरों में हो जाता है, हाथों की गठियों में, और कैंसर। अब इसमें हम लोग एक रोग देख लेते हैं, मधुमेह। ठीक है ना, एक एक का उदाहरण ले लेंगे। जब शरीर में अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीप की अल्प सक्रियता के परिणाम स्वरूप इंसुलिन की कमी हो जाती है तो मधुमेह रोग फैलता है। तो सीधा पॉइंट में लिखेंगे कि शरीर में जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो मधुमेह रोग फैलता है या फिर उत्पन्न होता है। इस रोग से प्रभावित व्यक्ति के रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। जब मधुमेह रोग हो जाता है तो उसके ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और ग्लूकोज का उत्सर्जन मूत्र के साथ होने लगता है। क्लियर है ना। मधुमेह रोग के लक्षण क्या है? शरीर के भार में कमी, रोगी में कमजोरी आ जाना, थकावट लगना, मूत्र शीघ्रता से आने लगा यानी जल्दी जल्दी पेशाब करना। मधुमेह रोग से बचाव के उपाय क्या क्या है? इस रोग से बचने के लिए संतुलित भोजन एवं पोषक आहार लेना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, व्यक्ति को शर्करा युक्त पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए।
शर्करा युक्त पदार्थ बिल्कुल भी आप उपयोग नहीं करेंगे। अगला है मधुमेह रोग के उपचार। क्या क्या उपचार है? तो डॉक्टरों के परामर्श से औषधि समय पर लेनी चाहिए तथा भोजन उचित मात्रा में और समय समय पर करना चाहिए तथा रोगी को इंसुलिन लेने से रोग नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको समझा दिया है। कहीं पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। इसका पीडीएफ नोट्स जाइए टेलीग्राम पर फ्री में डाउनलोड कीजिए और टेलीग्राम एसकेएम स्टडी को जरूर से जरूर फॉलो कीजिए। ठीक है ना? ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। और लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।